हेलो गाइस, आपके मलिक सर फिर आ चुके हैं O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका एक पार्ट हमने पूरा कर दिया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जहां से हमारा टॉपिक शुरू होगा रिसोर्स प्लानिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेरा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। टॉपिक क्या है मेरा? रिसोर्स प्लानिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो सबके पास है, बट एक अच्छा सक्सेसफुल देश वही है जो उस रिसोर्स को ठीक से यूटिलाइज कर सके, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो हम बात करते हैं आज कि हमने रिसोर्स को किस तरीके से प्लान किया। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक और स्किल प्रॉपर है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने के लिए। अब स्टेजेस क्या है रिसोर्स प्लानिंग के लिए? भाई ऐसा तो नहीं कि मेरे को कुछ मिला मैंने सटाक देसी ना उसका यूज करना शुरू कर दिया। नहीं, फर्स्ट वी नीड व्हाट, वी हैव टू प्लान समथिंग। ठीक है, अब प्लान की डेफिनेशन बकायदा बता देता हूँ आज आपको। ठीक है, क्लास 11th की बुक थी पहले, अब जो 12th में चलती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें प्लान का मतलब लिखा है। प्लान मतलब क्या होता है कि हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले देखो, फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कोई जगह है, मैं पहले यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा मेरे को कौन कौन से रिसोर्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कि मान लो मेरे को आयरन ओर मिलता है, क्लियर, आयरन ओर में भी कौन सी क्वालिटी मिलती है, क्लियर, और किस किस जगह पे मिलता है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्टिंग करनी है। सेकंड, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब मेरे को एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चाहिए कि किस तरीके से मैं उस रिसोर्स को, ठीक है, यूटिलाइज कर सकूं, या उस तरीके से किस तरह का इंस्टीट्यूट या स्किल्स मुझे चाहिए उस रिसोर्स को अपने यूज में लाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? प्लानिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। जब अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे, जिससे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी चीज का कोई भंडार मिल गया या किसी चीज का कोई बहुत बड़ा रिसोर्स मिला और मैं एक अलग लेवल पे उसे करे जा रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे क्या देखना है कि जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो नेशन के डेवलपमेंट के साथ पेस में है या नहीं, या उसकी रफ्तार के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। कि पता चला कि टेक्नोलॉजी मेरे पास है नहीं, रिसोर्सेज मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मेरा नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि देखो एक छोटी सी बात है, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट, दैट मीन्स जिसे हम काउंट करते हैं जीडीपी, जितनी अच्छी होगी डेवलपमेंट उतना अच्छा चल रहा होगा। वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे और आपके यूटिलाइजेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, नेसेसरी तो बैलेंस डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बात करें? डेवलपमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं एक चीज को एक्सप्लॉइट करता रहूं, ठीक है, अनलिमिटेड यूज कर रहा हूं, दूसरी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा, तो उसका मेरा क्या होगा? उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो रहा होगा, एक तरफ पॉजिटिव के चेक करके देखने में। तो मुझे क्या करना है? बैलेंस करके चलना है चीजों को। तो पहला क्या है? सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। जैसे राजस्थान के पास वाटर नहीं है, लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बहुत सारे पोटेंशियल है। ठीक है, मैं पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगा सकता हूँ कि वहां पे अच्छी खासी धूप पड़ती है, डेजर्ट एरिया है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, लेकिन मेरे पास कमी किसकी है? पानी की। Some regions are self-sufficient with other regions are very poor in importance resource। जैसे मध्य प्रदेश क्या है? Rich in many resources, but Ladakh is poor in the resources। ठीक है, कहा जा रहा है कि एमपी के पास तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन लद्दाख के पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं पड़ रहा भाई। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। यस, अगर आपका प्लान अच्छा है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की और आपका प्लानिंग अच्छी है कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, या मुझे ये टॉपिक O2N पे यतिन मलिक की क्लास से पढ़ना है, तो मेरे को जल्दी समझ में आएगा, तो क्या करो? आप पहले प्लान करो चीजों को। दूसरा पॉइंट क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस। ये हमारा सबसे मेजर पॉइंट है। रीजन देखो, मैं किसी चीज का यूटिलाइजेशन करना चाह रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा हूं, तो वो डेवलपमेंट एक लेवल पे हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं? अपनी हेल्थ के साथ भी तो खेल रहा हूं। समझ में बात नहीं? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बहुत ही कम, मतलब रिड्यूस करना है डेवलपमेंट के साथ साथ। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। यानी कि ऐसा नहीं कोई रिसोर्स मिल गया तो मैं उसे यूटिलाइज एक्सप्लॉइट करे जा रहा हूँ, एक टाइम पे क्या खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो उसका अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल ना हो, मे बी ना मिले, मे बी उसके लायक अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है।
कंजर्व करना चीजों का हमारी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन दैट मैनर सो दैट नेक्स्ट जनरेशन कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। क्लियर है बात? यहाँ तक आगे की कहानी चलते हैं। प्लानिंग ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स, आज की जरूरत हमारी, और स्टोर अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बन जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? इट इज नेसेसरी बिकॉज रिसोर्सेज आर, कुछ रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, यानी मैं रिन्यू नहीं कर सकता। सबसे बड़ा क्या? फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा क्या है? वी कंजर्व देम, वी कैन यूज देम फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करें, इस तरीके का उनको यूज करें कि ताकि लंबे टाइम तक उनका यूटिलाइजेशन हो सके। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, बिल्कुल वेस्टेज कम होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगी, ग्रोथ मिलेगी मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। डेफिनेटली देखो, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका यूटिलाइजेशन कम करना पड़ेगा, या ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जिससे उसका वेस्टेज कम हो। अगर वेस्टेज कम होगा तो उसे बेनिफिट क्या मिलेगा भैया? हमें भैया बेनिफिट मिलेगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी हमारे एनवायरमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, गांधी जी आ गए। गांधी जी ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने ना टंगड़ी मारी हो, ठीक है। वैसे दुनिया उन्हें क्या कहती है? फादर ऑफ द नेशन, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये बात भी सही है, ठीक है। आप आरटीआई डाल सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको पता चलेगा, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी क्या कहते थे? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, यानी जरूरत के लिए तो सबका है, लेकिन लालच के लिए सब कम है। समझ में आती है? क्या जरूरत के हिसाब से देखा है तो सबके लिए सारी चीजें, लेकिन लालच के हिसाब से देखा तो एक आदमी के लिए भी वो चीजें कम है, ठीक है। बेसिकली मेरे को लगता है कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन। क्या? ग्रीडीनेस, लालच, ठीक है, जिसकी वजह से आप कभी आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिक्स पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा स्कोप है उसमें, ठीक है। सारे के जितने भी नेशंस हैं एक दूसरे से देखो ना, कभी रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, ठीक है, पैलेस्टाइन ने गाजा पर अटैक कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है, इधर से चाइना इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है। रीजन क्या है? लैंड रिसोर्स, ठीक है, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन, ठीक है, उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज, ये पॉइंट है सीधा सीधा। और हर कोई किस लिए लड़ रहा है? जमीन के लिए। आप घर परिवार में भाइयों की लड़ाई होती है किसके लिए? घर जमीन के लिए, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। मास प्रोडक्शन ठीक है, उनका एक पॉइंट मान लिया कि अगेंस्ट थे, लेकिन जरूरत, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और कोई भी कंपनी या कोई प्रोड्यूसर चाहेगा हमेशा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमाना, तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी का या अच्छे तरीके से चीजों का यूटिलाइजेशन करूं तो मेरा क्या? मास प्रोडक्शन तो होगा, और साथ के साथ क्या होगा? एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, असली कहानी इस चैप्टर की यहां से शुरुआत होती है, लैंड डिग्रेडेशन से, ठीक है। जमीन, ठीक है, सॉइल इरोजन, धरती मेरी माँ है, सबकी माँ है, ठीक है, भारत देश है हमारा और भारत माता है। बताओ तो मतलब जेंडर का फर्क आया था ना, भारत देश है हमारा, भारत हमारी माता है? तो दो तीन चीजें हैं, ये पार्ट ऑफ द जो था, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि सॉइल इरोजन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन पहले नहीं हुआ करता था, या पहले बारिश नहीं हुआ करती, या पहले बाढ़ नहीं आया करती, सब कुछ आया करता था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ? जो एक ओल्ड टेबल है लैंड की, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट होने लगी, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया, हमने पहाड़ों पे क्या करें? टनल्स बनाने शुरू करे, ब्रिजेस बनाने शुरू करे, रोड्स बनानी शुरू करी, तो जो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमने उसे क्या किया? डिस्टर्ब कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होने लगा? और ज्यादा चीजें, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सारी चीजें ज्यादा होने लगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था लैंड डिग्रेडेशन का? डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड द अर्बन एरियाज, ठीक है। अब देखो पूरे, अगर छोटे से ग्रेटर नोएडा शहर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके डेवलप्ड है ये सिटी, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। तो यहाँ से पर डे जो कचरा निकलता है, ठीक है, जो हम अपने घरों से निकालते हैं, अगर हम देखें तो वो भी क्या कर रहा है? एक जगह जाके डंप हो रहा होगा,
और जहाँ पे भी डंप कर रहा होगा, हो रहा होगा, वहां की जो लैंड है, वहां की जो सॉइल है वो क्या हो रही होगी, अनफर्टाइल हो रही होगी, ठीक है, और लैंड डिग्रेड हो रही होगी। ओवर इरिगेशन लीड टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी द सॉइल। भैया बिल्कुल सही बात है, ज्यादा पानी यूज करेंगे तो ऊपर की जो सॉइल है वो क्या होने लगे, अल्काइन होने लग जाएगी, ठीक है, वाटर का रिएक्शन कर करके करके क्या हो जाएगा, उसके अंदर एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्लियर। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन तो बहुत बड़ा रीजन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ मत काटो, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे घास बढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं उसे लगातार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना उसे देके कंटिन्यू बस ग्रेज कर अपने जानवरों को घुमाता रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है, वो लैंड भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट द लैंड्स, बिल्कुल एक जैसे सीधी सीधी बात है, मैंने ओपन एरिया में वेस्टेज निकाल लो इंडस्ट्रीज का, तो क्या करें, उस एरिया पे केमिकल पानी निकल रहा है किसी भी फैक्ट्री से, तो उसमें केमिकल होंगे, और केमिकल क्या करेंगे, लैंड को डिग्रेड कर देंगे। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री, calcite, soapstone for ceramic industry creates a lots of dust, that dust deposit in the neighboring land। देखो कहीं पे भी चल, कभी आपको मौका मिले तो जहां पे भी सीमेंट बनता है, आप उस इंडस्ट्री के आसपास जाइए, ठीक है, आप क्या देखेंगे, उस इंडस्ट्री से कम आधा पौन किलोमीटर पहले ही आपको जगह जगह पे सीमेंट जमी हुई मिलेगी। वो सीमेंट आ कहां से रही है, देखो कई बार क्या होता है, सीमेंट ट्रकों से जा रही है, ठीक है, तो धूल उड़ाता हुआ जा रहा है, इंडस्ट्री से काम निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, या डस्ट पार्टिकल्स उठ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल थोड़ी देर निकल गया, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जहां पे भी सेटल डाउन होंगे वो उस जमीन को क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, जस्ट वो चीजें करनी है, उन चीजों का अपोजिट मुझे काम करना है जो लैंड को डिग्रेड करती है, सीधा सीधा पॉइंट आता है। पहला होगा एफॉरेस्टेशन, बहुत बढ़िया, क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाओ दुनिया से ज्यादा। दूसरी बात, शेल्टर बेल्ट बनाओ प्लांट्स की, स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, यहाँ पे डेजर्ट एरिया में, ठीक है। दूसरी बात, माइनिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल्ड, न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी वजह से वेस्टेज है वो मैं उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड विद रिमूव ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, बिल्कुल, तो जैसे कई बार पानी गंदा होता है तो उसे क्लीन करने के लिए सब्सटेंसेस आते हैं, तो उस पानी को डंप करने से पहले कहीं पे या निकालने से पहले उसे मैं क्लीन कर लूं तो ज्यादा बेटर है। दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट था थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है, वो भी पार्ट है इंडस्ट्रीज का, इसमें आएगा। उसमें हम कहते हैं कि जो जहां पे जिन कंपनीज में वाटर का यूज होता है, पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी को डायरेक्टली किसी भी मरीन, ठीक है, मरीन उसमें ये रिवर में या फिर आप कहते हो पॉन्ड में डायरेक्टली नहीं छोड़ना, पहले उसे ठंडा करो और तब उसे डंप कर दो या निकाल दो, ठीक है। तो उससे फायदा क्या, बेनिफिट क्या होगा, जितनी भी मरीन लाइफ है वो क्या होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोनेचर। देखो अर्बन वेस्ट का सबसे अच्छा भी एग्जाम्पल नितिन गडकरी ने दिया था कुछ टाइम पहले, कि हम जितनी भी रोड्स बना रहे हैं, ठीक है, जमीन से 10-12 फीट ऊपर बनाते हैं, वहां पे मिट्टी डालने की बजाय जो कचरा घरों से निकल रहा है, ठीक है, उसको वेस्ट करके उसके ऊपर रोड्स बनाएंगे, ठीक है। तो उस समय क्या बेनिफिट होगा, एक तो जो हमारा कचरा इकट्ठा हो रहा है एक जगह, जैसे आप दिल्ली के चारों तरफ देख लो, कचरे के बड़े बड़े पहाड़ से दिखेंगे आपको, गाजीपुर में देख लीजिए, ठीक है, वो सारे के सारे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और सारा क्या यूटिलाइजेशन होगा। दूसरी जगह से मेरे को मिट्टी, हाँ कॉस्टिंग तो आएगी नो डाउट, क्योंकि दिल्ली से अगर मुझे कोई हाईवे बन रहा है मेरा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वहां से वहां तक ट्रेवलिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके लिए ट्रक लगेंगे, उसके लिए डीजल बहुत ज्यादा खर्च होगा। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि जो एरिया जहां पे भी सारा कचरा फेंक रहा हो वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स कॉल्ड सॉइल, ठीक है, ठीक है, ओके। Soil consists of minerals such as sand, clay, and organic matter, humus, bacteria, earthworms. Soil is formed mainly due to the process of weathering. ठीक है, the result of weathering, a layer of loose rocks material is formed on the land surface. देखो अब क्या बात करें कि जो क्रस्ट है उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, किससे बना हुआ, सॉइल से, ठीक है, किससे बना है, सॉइल से, जो क्या लूज है, ब्रोकन है, और यूजफुल किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए।
सॉइल में कई तरह के मिनरल मिलेंगे, सैंड, क्ले मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ह्यूमस, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स वगैरह सब सॉइल की टॉप लेयर में मिलते हैं हमको, ठीक है। अब ये बनता है वेदरिंग की प्रोसेस से, जिसमें लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द लैंड सरफेस, दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक चेंजेस साथ के साथ होते रहेंगे टाइम के साथ साथ, और उसे किसे बना देंगे, एक परफेक्ट टाइप ऑफ सॉइल बना देंगे। अब सॉइल के टाइप भी हैं बहुत सारे जो हम आगे पढ़ेंगे, और वो सॉइल के टाइप उनके प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, प्रोसेस ऑफ केमिकल और फिजिकल चेंजेस की वजह से बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन, सबसे पहला क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड करेगा रेट ऑफ वेदरिंग को और टाइप ऑफ वेजिटेशन को। बिल्कुल सही बात है, जहां पे जैसा क्लाइमेट वहां पे वैसी सॉइल वेदरिंग होगी और उसी टाइप का वेजिटेशन वो सॉइल सपोर्ट करना शुरू कर देगी। टोपोग्राफी, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक्यूमुलेशन मतलब कि किस बीनीथ मतलब डेप्थ तक मेरी सॉइल की लेयर्स है, ठीक है, वो डिसाइड करती है टोपोग्राफी। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, कि भैया किस टाइप की जो पेरेंट रॉक थी, ठीक है, उसके वेदरिंग का किस तरह की रॉक फॉर्म हुई, ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक पे। नेक्स्ट आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ठीक है, कि कितने टाइप किस तरीके की ह्यूमस उस सॉइल के अंदर है, वो डिसाइड करता है वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहानी चलते हैं, मैं थोड़ा आज जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, और आगे बनते रहिए। अरे दीदी क्या कर रही है, पेड़ लगा रही है, बहुत बढ़िया, आप भी लगाओ पेड़। चलिए, तो there are the 6 type of soil found in India. Major one is alluvial, second red soil, black soil, also known as regur. Red soil is sometimes known as yellow soil. ठीक है, लेटेराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो एक एक करके हम सबकी स्टडी करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपका चैप्टर खत्म हो जाए। एलुवियल सॉइल, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है मेरे पास, एलुवियल सॉइल का, ठीक है। चलो, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। जितने भी आपके रिवर बेसिन्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जितने भी हमारे वो एरिया जहां से हमारे रिवर का पानी पहुंचता है, हमारी रिवर की क्या है, कैचिंग पावर है, कैचमेंट एरिया है, ठीक है, वहां पे जो सॉइल मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एलुवियल सॉइल ही मिलेगी, ठीक है। और डिपेंड करता है कि वो रिवर्स आ किस जगह से रही है और किस टाइप की सॉइल को अपने साथ लेके आ रही है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर्स, ठीक है। दूसरा, इट फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। It consists of sand, silt and clay, divided into खादर, बांगर, ठीक है, and all alluvium। मैं बताता हूँ खादर एंड बांगर, अभी एक सेकंड चाहिए। It contains soil nutrients such as potash, phosphoric acid, lime. It is fertile and good for growth of sugarcane, rice, wheat and pulses। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे की बात चलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर, देखो सबसे बड़ा पॉइंट, बांगर एंड द खादर, ठीक है। खादर को मैं यंगर एलुवियम कहता हूं, नई सॉइल कहता हूं, और बांगर को पुरानी सॉइल कहता हूं, जो कि छोटा सा एग्जांपल है। आज से 100 साल पहले मान लो गंगा यहां पे फ्लो कर रही थी, कौन सी रिवर है, गंगा जी, ठीक है। गंगा जी ऊपर से आई, फ्लड लेके आई, बहुत सारी नई सॉइल लेके आई, उन्होंने यहाँ पे सॉइल को डिपोजिट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपको पता है कि रिवर अपना कर्व चेंज करती है, ठीक है। अब देखा मैंने कि 100 साल बाद गंगा पहले यहाँ फ्लो करती, गंगा जी फ्लो करती है यहाँ पे, यहाँ फ्लो कर रही है, यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो जितना मैं इधर की तरफ जा रहा हूं उतनी मेरी न्यू सॉइल होती जा रही है। पहले गंगा जी आती, थोड़ा सा इधर आई होंगी, तो ये सॉइल पुरानी यहाँ पे नया आया हुआ, फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे पुरानी सॉइल, यहाँ पे नई सॉइल हुई, यहाँ पे आई तो यहाँ पे पुरानी, यहाँ पे नई, और यहाँ पे क्या होगी, एकदम नई सॉइल, जिसे हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर। जैसे आप आसपास देख लिए, दिल्ली में आसपास क्या है, यमुना का खादर, ठीक है। ये फ्लड प्लेन से ऊपर होती है, जैसे एम्बलेंट टेरेस बनाती है। सॉइल इन द रीजन रिन्यूड एवरी ईयर एंड हाईली फर्टाइल। The soil of this region is locally known as कंकर and composed of calcareous deposit, very suitable for intensive agriculture activities। समझ में बात नहीं आई, ठीक है। तो दो तरह की सॉइल है, एलुवियल, बांगर एंड खादर। जो नई एलुवियल जो भी रिसेंटली डिपोजिट हुई है उसे हम कहते हैं क्या, खादर, और जो पुरानी उसे हम कहते हैं बांगर। क्लियर बात यहां तक? आगे चलते हैं। ब्लैक सॉइल, काली काली मिट्टी, ठीक है।
ऑल्सो नोन एज रेगुर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेगुर। क्या बोला सर? रेगुर बोला हमने, ठीक है। रेगुर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन कहाँ पे देखो बेटा, ये आपका इंडिया है, ये सारा का सारा जो एरिया नीचे तक ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। कभी आप इंडिया का पुराना मैप देखेंगे तो उसमें आपको सारा दिखेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उसके बाद इट हैज द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, पानी गिरा ऐसा नहीं पानी नीचे चला जाएगा, पानी को रिटेन करके रखेगी अपने अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक? दूसरी बात स्टिकी है जब सूख क्या हो वेट, और श्रिंक व्हेन ड्राइड, ठीक है। और देखो आपके आसपास में कुछ लोगों ने देखा होगा जो काली मिट्टी बेसिकली अगर आप देखो ना टाइम प्रोसेस के साथ साथ ही बन जाती है, जब वो गीली होगी तो क्या होगी, स्टिकी चिपक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ड्राई हो जाएगी आप उसे मसलोगे तो सारी एकदम बारीक टूट जाएगी। रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम and magnesium, deficient in nitrogen, phosphorus and organic matters. Color black to light black, found in the Deccan Trap, Maharashtra, Gujarat, MP, Chhattisgarh and some part of Tamil Nadu, ठीक है। नेक्स्ट रेड सॉइल, कलर से पता चल रहा है लाल रंग की है। मेनली लो रेनफॉल एरिया कहाँ मिलेगी, जहां पे रेनफॉल क्या होगा हमारा कम होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ये उस जगह पे मिलेगी मेरे को। दूसरी बात पोरस फ्रेबल स्ट्रक्चर होगी इसकी, एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकड़, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वो ज्यादा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी बात क्या, डिफिशिएंट इन लाइम, फास्फोर, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये सारी। कलर रेड क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या है, आयरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। और एक हमें बचपन छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि आयरन जब भी पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपना कलर रेड चेंज कर लेता है। जब ये ऑयल ड्राई होती है, जब ये सॉइल ड्राई होती है, ऑयल याद आ रहा है यहाँ पे, जब ये सॉइल ड्राई होती है तो ये येलो कलर की होती है, लेकिन जैसे ही पानी के टच में आती है तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर इसका कलर कैसे चेंज कर देता है, रेड कलर में चेंज कर देता है। क्लियर? सैंडी टू क्ले है, लूमी है, बहुत सॉफ्ट है। वीट, कॉटन, पल्सेस, टबैको, ऑयल सीड, पोटैटो ये सारे क्या कल्टीवेट होते हैं। यहाँ पे कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे सॉइल मिलती है। मैं 2-3 मिनट की एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सारा मैप के साथ में सारी चीज डिस्कस करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है लैटेराइट सॉइल। लैटिन वर्ड मतलब ब्रिक्स, किससे बना है, लैटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। सो सॉफ्ट व्हेन वी वेट, सो हार्ड व्हेन ड्राइड, एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये चीजें याद रखने वाली है। Result of high leaching due to the rainfall. Organic matter soil will be removed fast by bacteria as it is high temperature and humus will be taken quickly by the trees and the other plants जो उसके अंदर उग रहे हैं, ठीक है। Humus content जो है इसमें बहुत कम है। Rich in iron and aluminium, deficit in nitrogen, potash, potassium, color red, color due to iron oxide, सीधी सीधी बात है। राइस, रागी, शुगर के यहाँ पे इस पे सबसे ज्यादा मेजर क्या है, ये। अगर बात कैश्यू की आ रही है, किसकी बात आ रही है, कैश्यू की, तो याद रखिएगा कैश्यू का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट हो सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सके, इट इज गोवा। छोटा सा स्टेट है लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैश्यू का कहाँ पे है, गोवा में। तो कैश्यू का मतलब समझ जाओ कि अगर कैश्यू हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी सॉइल मिल रही होगी मेरे को, कहीं ना कहीं पे लेटेराइट सॉइल मिल रही होगी। कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कैश्यू नट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम एंड गोवा, ये भी लगा सकते हो। गोवा और कर्नाटका बात एक ही हो जाती है, नियर बाय है, दोनों मिले हुए बिल्कुल, ठीक है। एरिड सॉइल, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, ठीक है। यह किससे डिपॉजिट होती है, विंड एक्टिविटी से। किससे डिपॉजिट होती है, विंड एक्टिविटी से डिपॉजिट होती है मेनली। साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बिल्कुल कम है, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ पानी वाटर, यानी क्या होता है, पानी गिरता तो पानी फिल्टर होके नहीं जाता, इनफिल्ट्रेशन रुक जाता है उसका। टेक्सचर सैंडी, रेड टू ब्राउन कलर है, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान मतलब हमारा डेजर्ट था। क्लियर बात यहाँ तक? कहाँ मिलेगा, डेजर्ट पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में सीधा सीधा बात समझ में आती है भैया, जो सॉइल फॉरेस्ट में मिलेगी उसे हम फॉरेस्ट सॉइल कह देंगे। क्लियर? ध्यान रखना इस बात को। फॉरेस्ट सॉइल फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरिया where sufficient rainfall is available, soil varying structure, texture developing,
माउंटेन एनवायरमेंट बेसिकली क्या मिल गया देखो आपको, माउंटेन है जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, माउंटेन सॉइल भी कह देते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट, लूमी है, सिल्टी है, वैली साइड्स एंड द कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। अपर स्लोप में क्या मिलेगा यहाँ पे, कोर्स ग्रेन यानी कि बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। ठीक है। इन द स्नो बाउंड एरिया ऑफ हिमालय दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट। बर्फ पड़ी, ठीक है, पिघलेगी तो अपर सॉइल को भी क्या करेगी, अपने साथ लेके जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, डेन्यूडेट हो के वो अलग स्ट्रक्चर में खत्म हो बनना शुरू हो जाएगा। सॉइल फाउंड इन लोअर वैलीज ऑफ आर फर्टाइल, जो नीचे मिलेगी वहां पे क्या होगी, फर्टाइल हो जाएगी। क्यों, क्या होगा, ऊपर से जो फ्लो आना शुरू हुआ, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर उठना शुरू हो जाएंगे और जो फाइनेस्ट पार्टिकल है वो नीचे आके डिपोजिट हो जाएंगे, तो इस वजह से क्या बनेगी, फर्टाइल होना शुरू हो जाएगी नीचे पार्ट में। सॉइल इरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आता है इस पे। टॉप सॉइल का रिमूवल सबसे बड़ी चीज है। टॉप सॉइल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी वजह से हम काम करते हैं। वाटर, वेदर, आइस, वाटर है, ठीक है, एयर एंड आइस, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, टॉप सॉइल का इरोजन का काम करते हैं। रनिंग वाटर एंड विंड, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। अनसाइंटिफिक का मतलब लगा दो लार्ज स्केल इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रहा है। ठीक है। टू टाइप ऑफ इरोजन, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। चलो गली बॉय, अरे गली बॉय याद आ गया तो गली भैया, गली भैया कहने लगे, देखो कैसे होता है। एक बहुत अच्छी जगह, बहुत जगह है, सबसे बड़ा गली इरोजन मैं आपको बताऊंगा, जहाँ बागी बसते हैं। क्योंकि डकैत तो पार्लियामेंट में, एक मान सिंह तोमर मूवी का डायलॉग है, डकैत तो पार्लियामेंट में बसते हैं, हमारे यहाँ तो बागी मिलते हैं, बागी मिलते हैं चंबल में। तो चंबल रिवर ने जितना भी इरोजन किया, ठीक है, फ्लोइंग ऑफ वाटर से, वहां पे सारा इरोजन कैसा, गली इरोजन है। क्या है, गली इरोजन, यानी कि रेन वाटर मूव डाउन एन अनइवन लैंड स्कूप्स away the soil from deep channels is known as gullies. This type of erosion called as gully erosion, not gully boy. A land which is broken into many small parts of gullies is called badland. A badland unfit for cultivation and for economic activities. देखो ना, यहाँ से पानी होना फ्लो होगा, बारिश हुई होगी, ये छोटे छोटे डीप कट आने लगे और क्या बनेगी, एक गली सी बन गई। क्लियर है बात यहाँ तक। शीट इरोजन, शीट इरोजन होता है वाटर फ्लो इज द शीट ओवर अ लार्ज एरिया, वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल। दिस टाइप ऑफ इरोजन कॉल्ड शीट इरोजन। शीट इरोजन वाटर से भी होता है और आइस से भी होता है। जब पहाड़ों पे बर्फ पड़ी, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी लेयर बनी और कई बार क्या होता है, पूरी की पूरी लेयर ना पहाड़ से सरक जाती है। जब वो सरकती है तो जो टॉप मोस्ट सॉइल है, ठीक है, वो बर्फ के साथ ही नीचे गिर जाती है, पूरा क्या होता है, पूरा एरिया इरोडेड हो जाता है। सेम चीज आप पहाड़ों पे देखते हो, जो पानी अगर छोटी छोटी क्या स्ट्रीम से आ रहा है तो इरोजन गली टाइप का करेगा वो। एक साथ पूरे पहाड़ पे पूरे लेवल पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया, पूरी शीट को ऊपर अपर लेयर की जो सॉइल है उसको पूरा के पूरे को रिमूव कर दिया। दैट इज नोन एज शीट इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन, कॉन्टोर प्लगिंग, क्या करेंगे हम, कॉन्टोर यानी कि अलग अलग ऐसे छोटे छोटे, ये देखो एक जगह छोड़ी, फिर जगह छोड़ी, क्या होगा, ये डिसलरेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को, यानी कि सिड्डी नुमा खेत। क्या कहते हैं उसे आप, सिड्डी नुमा खेत कहते हैं। कि आप पहाड़ों पे जाके देखोगे तो खेत एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप इस तरीके बने। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, जो पानी एक साथ फ्लो में सीधा तेज जाएगा और वो नीचे गिरेगा फिर रुकेगा, फिर नीचे गिरेगा फिर नीचे रुकेगा, तो उससे क्या होगा, तो स्टेप बन गया डांस वाला ना। तो ऐसे के साथ करते करते क्या हो जाएगा आपका शीट इरोजन, और जो है क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी देखो हमने क्या बनाई है, ये देखो एक स्ट्रिप्स, दो स्ट्रिप्स, तीन स्ट्रिप्स, चार स्ट्रिप्स, उनका बीच में गैप छोड़ा थोड़ा सा। लार्ज fields are divided into the strips. A strip of grass are left to grow between the crops. These break up the force of the wind. This method is called strip cropping. क्या कह दिया उसे, स्ट्रिप क्रॉपिंग किया। अगर देखो लगातार एक साथ फसल लगे तो सारी सारी वो गिर जाएगी, लेकिन उसके बीच में गैप होगा थोड़ा सा भी, ठीक है, स्ट्रिप्स बने, तो जो हमारी विंड है, जो एयर, वो उसके बीच में से पास होकर चली जाएगी और जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेल्टर बेल्ट, ये हमारे
दिल्ली के आसपास आप किसी भी गांव में चले जाओ, आप वहां देखो खेतों के चारों तरफ ना पॉपुलर या यूकेलिप्टस के पेड़ लगे होते हैं, उसे कहते हैं हम शेल्टर बेल्ट। ठीक है, प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, चारों तरफ लगा दिया खेत के। ठीक है, वो भी क्या होता है, इकोनॉमिक पर्पज ही है कि 10 साल बाद वो पेड़ बड़ा होगा तो उसकी कीमत अच्छी मिलेगी, हमें बेनिफिट होगा, किसान का ही भला, क्योंकि जो साइड में जो जमीन है ना वो वेस्ट ही हो रही है, इसलिए उसे बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जब भी हवा तेज चलेगी, ठीक है, तो जो पेड़ है ये क्या करेंगे, उस हवा को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसके फोर्स को कम कर देंगे और सॉइल इरोजन रुक जाएगा। थैंक यू सो मच, बड़ी जल्दी खत्म कर दिया मैंने चैप्टर। ठीक है, और जल्दी दूसरे 1-2 दिन में ही दूसरे चैप्टर की वीडियो लेकर आऊंगा, सिंगल स्लॉट में खत्म करेंगे उसे हम। और उससे पहले मैं बीच में एक दिन और 2-3 मिनट की वीडियो बना के दूंगा आपको, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरा मैप के थ्रू ही पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है, वो मैं सारी मैप में, इंडिया के मैप में सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और O2N परिवार, O2N डिजिटल एजुकेशन के आप लोगों के प्यार की वजह से 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। और आपका मलिक सर आपके साथ जुड़ा रहेगा O2N डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।